Hello everyone, welcome to ISPCS Decoded. I hope you all are studying well. Today in this video we will be discussing 4 December 2025 के द हिंदू के सारे एडिटोरियल्स का सिंप्लीफिकेशन. So without wasting any time, let's get started. जैसा कि हम जानते हैं कि एडिटोरियल के 2 पेजेस आते हैं. सो पहले हम लोग पहला पेज डिस्कस करेंगे और फर्स्ट पेज पे लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है विच इज़ साइक्लोन दीतवा. सो क्या हुआ है? साइक्लोन दीतवा श्रीलंका के ऊपर बहुत देर तक रुककर हेवी रेन देता रहा. श्रीलंका में ह्यूज फ्लडिंग, लाखों लोग अफेक्टेड और बहुत डेथ्स हुई. साइक्लोन फिर बे ऑफ बंगाल में आकर नॉर्थ तमिलनाडु और साउथ आंध्रा में हेवी रेन लेकर आया. सो चेन्नई में सिचुएशन क्या थी? साइक्लोन का बचा हुआ हिस्सा चेन्नई के पास स्टक हो गया. सिर्फ एक दिन में 18 सेंटीमीटर रेन हुई और अगले दिन पूरी सिटी पूरी तरह फ्लड हो गई थी. स्ट्रीट्स, होम्स, मार्केट सब में पानी था. सो प्रॉब्लम हुई क्यों? बिकॉज चेन्नई का जो ग्राउंड है वो बिल्कुल फ्लैट है, इसलिए पानी बह नहीं पाता. सिटी में कॉन्क्रीट एरिया ज़्यादा हो गया है, रेन वाटर सोक नहीं हो पाता. और सिटी से 3 रिवर्स गुजरती हैं. जब रिवर्स का बेसिन भी फ्लड हो जाए और सिटी भी, तो डबल फ्लडिंग होती है. ड्रेन्स होने के बाद भी ये फ्लडिंग क्यों हुई? बिकॉज गवर्नमेंट ने करोड्स लगाकर ड्रेन्स बनाई है, पर वो शॉर्ट इंटेंस रेन के लिए डिज़ाइन थी. और दीतवा में कॉन्टिन्यूस हेवी रेन्स हुई फॉर मेनी आवर्स. कई स्मॉल ड्रेन्स रिपेयर नहीं हुए थे, इसलिए वाटर लॉगिंग हो गई और कुछ जगह तो रिवर्स फ्लो हुआ, जहां पानी ड्रेन से वापस ऊपर आ गया. इसलिए जीसीसी को ड्रेन्स बंद करनी पड़ी और पंपिंग मशीन्स लगानी पड़ी. कुछ हिडन इश्यूज भी सामने आए, जैसे कि कोसस्थलियर रिवर पर इलीगल इंक्रोचमेंट और पुअर डिसिल्टिंग से रिवर की कैपेसिटी कम हो गई थी. फ्लड मैप्स और एलिवेशन मॉडल्स तो बने हैं, पर उनका कॉमन यूज़ नहीं होता. जोनिंग रूल्स फॉलो नहीं होते और इसलिए गलत जगह कंस्ट्रक्शन होता रहता है. सो फ्लडिंग के अलावा कुछ ये और हिडन इश्यूज हमें दिखे. देन कम्स द कमिटी. कौन सी? थिरुपूजा कमिटी रिपोर्ट. 2021 फ्लड्स के बाद एक 600 पेज एक्सपर्ट रिपोर्ट बनी, जिसमें बेसिन वाइज प्लानिंग, ड्रेन्स रीडिज़ाइन, आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज़ और अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सोल्यूशंस की बात हुई. गवर्नमेंट बोलती है कि ये फॉलो हो रहे हैं, बट रिपोर्ट पब्लिक को नहीं दिखाई गई. सो नो क्लियर इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन भी शेयर नहीं की गई है. सो ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है. पब्लिक को नहीं पता कि कौन सा काम कब होगा. हज़ार्ड मैप्स, फ्लड जोन्स एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस ओपनली अवेलेबल नहीं है. विदाउट ट्रांसपेरेंसी सिटी प्लानिंग गैस वर्क जैसा होता जा रहा है. तो यूपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए इसकी क्या लर्निंग होगी? यही कि दीतवा ने दिखाया कि अर्बन फ्लडिंग इज क्लाइमेट मैनेजमेंट, वीक प्लानिंग, पुअर ड्रेनेज, इंक्रोचमेंट और लो ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम. सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना काफ़ी नहीं है, साइंटिफिक बेसिन फ्री कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग भी उतनी ही ज़रूरी है. सो क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं? स्ट्रक्चरल लेवल पर हम लोग बेसिन वाइज ड्रेनेज, वेटलैंड प्रोटेक्शन, प्रॉपर डिसिल्टिंग, आर्टिफिशियल लेक्स और एंक्रोचमेंट रिमूवल कर सकते हैं. गवर्नेंस लेवल पर हम लोग रिपोर्ट को पब्लिक कर सकते हैं, हज़ार्ड मैप्स एनफोर्स करेंगे, जोनिंग स्ट्रिक्ट रख सकते हैं और डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी हमारे कुछ सोल्यूशंस होने चाहिए. सो शॉर्ट टर्म हम लोग पम्प्स, रियल टाइम रेनफॉल अलर्ट्स, इमरजेंसी टीम्स लाएंगे. और लॉन्ग टर्म हम लोग क्लाइमेट रेजिलियंट सिटी प्लानिंग, नेचर बेस्ड सोल्यूशंस करेंगे ताकि फुल ट्रांसपेरेंसी आ सके. इसी के बगल में एक आर्टिकल है, एडिटोरियल है, विच इज़ अबाउट सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑन एनवायरमेंटल क्लियरेंस. ये पूरा प्रोसेस दिया कि कैसे स्टार्ट होता है, साइट सिलेक्शन होती है, देन वी कंडक्ट दी EIA, फिर या तो एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, और अगर कोई चेंजेस होते हैं तो दोबारा से हम EIA से शुरू करते हैं. सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये आता है कि ये इशू था क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला था कि एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस, यानी कि बाद में क्लियरेंस इलीगल है. मतलब प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ईसी ज़रूरी होता है, लेकिन नवंबर में कोर्ट ने अपना ही डिसीजन रिव्यू करके वापस ले लिया. मेजॉरिटी ने बोला कि कभी कभी रेट्रोस्पेक्टिव ईसी पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकती है, और जस्टिस उज्जवल भुवन ने स्ट्रॉन्ग इसका डिसेंट किया. तो अब ये एक्स पोस्ट फैक्टो ईसी होता क्या है? मतलब जब कोई कंपनी बिना ईसी लिए प्रोजेक्ट शुरू कर देती है और बाद में गवर्नमेंट उसको बैकडेटेड क्लियरेंस दे देती है. ये वैसे ही है जैसे कोई पहले क्लास बंक कर ले और फिर टीचर से बाद में परमिशन मांग ले कि क्या मैं क्लास बंक कर सकता हूँ. देन नेक्स्ट है, कोर्ट ने रिव्यू में क्या लॉजिक दिया. कोर्ट ने बोला कि अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव ईसी बिल्कुल बैन कर दें तो ऑलरेडी बैन हो चुके प्रोजेक्ट्स को बंद या तोड़ना पड़ सकता है, जो पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट होगा. यानी इलीगल एक्ट ही जस्टिफिकेशन बन गया, जो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है. सो प्रॉब्लम क्या है इस रीजनिंग में? इलीगल प्रोजेक्ट को रेगुलराइज कर देना, मतलब रूल्स फंजिबल हो गए हैं. वॉयलेशन ही रीज़न बन गया कि वॉयलेटर को बेनिफिट दिया जाए. ये एनवायरमेंट लॉ का पूरा बेस हिला देता है. एनवायरमेंटल लॉ का बेसिक रूल क्या है? इंडिया में हमेशा से रूल था कि ईसी पहले और प्रोजेक्ट बाद में. ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का हिस्सा है. पहले साइंटिफिक स्टडी, पब्लिक हियरिंग, एक्सपर्ट अप्रूवल होता है ताकि नेचर को हार्म ना हो, और बाद में क्लियरेंस देना सिस्टम का मिसयूज बन जाता है. नेक्स्ट आता है हमारा ओरिजिनल जजमेंट का लॉजिक, यानी कि जस्टिस ओका. ओरिजिनल डिसीजन में 2017 और 21 के गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस को इलीगल बोला था, और जस्टिस ओका ने कहा था कि प्रायर ईसी एनवायरनमेंट को इरिवर्सिबल हार्म से बचाने का टूल है, और रेट्रोस्पेक्टिव ईसी इज डेट्रीमेंटल टू द एनवायरनमेंट विच इज़ द कॉमन कॉज केस.
गवर्नमेंट ने पहले ही मद्रास हाई कोर्ट में बोला था कि ये वन टाइम रिलीफ था, पर 2021 में फिर से इसको रिलैक्स कर दिया गया। अब न्यू रिव्यू जजमेंट की प्रॉब्लम क्या है? कोर्ट ने सिर्फ इतना सोचा कि वॉयलेटर्स को इनकन्वीनियंस होगा और जस्टिस भुवन ने बोला कि ये रेट्रोगेट स्टेप है। सो वाई दिस इज़ डेंजरस? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वॉयलेशन का रिवॉर्ड मिल जाएगा तो लोग बिना ईसी प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे। ईसी प्रोसेस जो होता है वो सब फॉर्मेलिटीज़ जो है उसकी बैन हो जाएंगी, ना कंप्लाइंस वॉलंट्री हो जाएगा और गवर्नमेंट और कोर्ट का डिटरेंस जीरो हो जाएगा। सो वाई दिस मैटर्स इन 2025? इंडिया ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजिकल क्राइसिस से स्ट्रगल कर रहा है। ऐसे टाइम में टॉप कोर्ट या ये रिलैक्सेशन एक स्टेप बैकवर्ड लगता है। ये एनवायरनमेंट गवर्नेंस को वीक कर देगा। सो इसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले एक स्ट्रॉन्गर एनवायरमेंटल गवर्नेंस, यानी कि प्रायर ईसी को नॉन नेगोशिएबल रूल बनाया जाए। देन ट्रांसपेरेंसी, ऑल वायलेशंस इन ईसी डिसीजंस पब्लिक पोर्टल पर करे जाएं। नेक्स्ट हमारा अकाउंटेबिलिटी, यानी कि वायलेशंस पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हो, सिर्फ फाइन भर के प्रोजेक्ट लीगल ना बन जाए। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, ईआईए प्रोसेस को साइंटिफिक और इंडिपेंडेंट बनाया जाए। नेक्स्ट इज जुडिशियल कंसिस्टेंसी, कोर्ट को अपनी अर्लियर एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस फॉलो करना चाहिए प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंटरजनरेशनल इक्विटी के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा नीचे, इन दोनों आर्टिकल्स के नीचे एक आर्टिकल आता है लेफ्ट हैंड साइड में, विच टॉक्स अबाउट लेप्रोसी, यानी कि एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सनस विद लेप्रोसी। सो इशू क्या है और लेप्रोसी होती क्या है? इशू सबसे पहले ये है कि इंडिया में अभी भी 97 सेंट्रल और स्टेट लॉज में ऐसे रूल्स हैं जो लेप्रोसी से अफेक्टेड लोगों के लिए डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये रूल्स उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक स्पेस, जॉब, बिजनेस और इलेक्शंस में खड़े होने तक से रोकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीरियस वायलेशन ऑफ डिग्निटी बोला है। तो सवाल ये आता है कि लेप्रोसी है क्या? ये एक इन्फेक्शन है जो मेनली माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बैक्टीरिया से होता है और एंशियंट टाइम से एग्जिस्ट करता है। आज के टाइम में ये नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि ईजिली स्प्रेड नहीं होता और फुल्ली क्यूरेबल है, यानी कि ठीक हो सकता है अगर टाइम पर ट्रीटमेंट मिले तो। पर लोगों में डर और मिथ्स अभी भी जिंदा हैं। सो इंडिया में सिचुएशन क्या है? इंडिया वर्ल्ड के 57% लेप्रोसी केसेस रिपोर्ट करता है। रीज़न है पुअर सैनिटेशन, जेनेटिक फैक्टर्स, लैक ऑफ अवेयरनेस, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टिग्मा, जो लोगों को सोसाइटी से काट देता है। सो व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट डू? सुप्रीम कोर्ट ने एनएचआरसी से डेटा मांगा और एनएचआरसी ने बताया कि 97 डिस्क्रिमिनेटरी लॉज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। कोर्ट ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ऑर्डर दिया कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो डिटेल में बताएं। कोर्ट का फोकस है स्टिग्मा तोड़ना, इक्वल राइट्स को इंश्योर करना। सो एनएचआरसी की कुछ रिकमेंडेशंस हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनएचआरसी 2021 से इशू पर काम कर रहा है। एनएचआरसी ने रिकमेंड किया कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन और टाइमली ट्रीटमेंट हो, रिहैबिलिटेशन और डिग्निटी हो, हर डिस्क्रिमिनेटरी लॉ को रिमूव करा जाए और डेरोगेटरी टर्म्स को लॉ से हटाया जाए। आधार एनरोलमेंट में आइरिस स्कैन प्रमोट करो, क्योंकि लेप्रोसी में जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। सो ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो गलत क्यों है? क्योंकि लेप्रोसी क्यूरेबल है, स्प्रेड नहीं होती इजीली, फिर भी लोगों को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो डेंजरस है। ये पुराने ज़माने की सोच है और आज के टाइम में इन लॉज को एग्जिस्ट करना इलॉजिकल और अनजस्ट है। सो यूपीएससी या किसी भी स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इशू मेडिकल नहीं है, इशू सोशल स्टिग्मा और आउटडेटेड लॉज की वजह से है। इंडिया में इंक्लूसिव गवर्नेंस का मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू डिग्निटी आर्टिकल 21 एंड वल्नरेबल ग्रुप्स के राइट को प्रोटेक्ट करना। सो व्हाट कैन बी सोल्यूशंस फॉर दिस इशू? सबसे पहले हमें लॉ में रिफॉर्म्स लाने होंगे, यानी कि हर डिस्क्रिमिनेटरी लॉ को इमीडिएटली आपको रिपील करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस कैंपेन, यानी कि लोगों को बताया जाए कि लेप्रोसी क्यूरेबल है और नॉन इन्फेक्शियस है। हेल्थ केयर स्ट्रेंथनिंग, अर्ली डिटेक्शन, फ्री मेडिकेशन और रिहैबिलिटेशन, सोशल इंटीग्रेशन, स्कूल्स, वर्क प्लेस, ट्रांसपोर्ट, सब में जीरो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी होनी चाहिए एंड द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। आधार में आइरिस स्कैन, डिजिटल मेडिकल ट्रैकिंग और काउंसलिंग सपोर्ट जैसे सोल्यूशंस ही इस प्रॉब्लम को डील करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, ये इस पेज का लास्ट एडिटोरियल है, विच इज़ क्लाइमेट चेंज वर्सेस अर्बन लाइवेबिलिटी रैंकिंग्स। तो ये सबसे पहले इशू है क्या? सिटीज़ को मेजर करने के लिए हम जितने ग्लोबल लाइवेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी या रेजिलियंस इंडेक्स यूज़ करते हैं वो क्लाइमेट चेंज के न्यू एक्सट्रीम वेदर को ध्यान में लेकर डिज़ाइन नहीं हुए हैं। क्लाइमेट इज़ ब्रेकिंग दिस मेट्रिक्स। सो मेट्रोज़ में डिफरेंस क्या है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता को एक जैसा समझा जाता है, लेकिन साइक्लोन या हेवी रेन का टाइम उनका परफॉर्मेंस अलग होता है। मतलब इंडिसेस ग्राउंड रियलिटी को नहीं पकड़ पाते। अब यहाँ पर इस एडिटोरियल में कुछ एशिया फ्लड्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस में रीसेंट फ्लड्स ने दिखाया कि 400+ डेथ्स श्रीलंका में, इंडोनेशिया में विलेजेस वर वॉश्ड अवे, थाईलैंड में सेंचुरीज में सबसे हैवी रेनफॉल हुआ और फिलीपींस में टाइफून कलमाइगी ने लैक्स पीपल डिस्प्लेस किए। ये सब दिखाते हैं कि क्लाइमेट इवेंट्स नॉर्मल मेट्रिक्स के बाहर जा रहे हैं।
नाउ देर आर सेकेंडरी सिटीज़ प्रॉब्लम। हात्याय यानी कि थाईलैंड में, सीबू फिलीपींस में, कोलंबो के पास हिल टाउन्स, ये सब मेजर इंडिसेस में इंक्लूड ही नहीं होते। बट क्लाइमेट रिस्क सबसे ज़्यादा यहीं होता है, यानी जो सिटीज़ एक्चुअल डेंजर फेस कर रहे हैं वो मैप्स पर मॉडर्न दिख ही नहीं रही हैं। ना लाइवेबिलिटी इंडिसेस की वीकनेसेस, देर आर सम वीकनेसेस, जैसे कि इंडिसेस हॉस्पिटल्स, पार्क, स्कूल्स काउंट करते हैं बट ड्रेनेज, स्लोप सेफ्टी, फ्लड रेडीनेस जैसे रियल क्लाइमेट डिफेंस सिस्टम्स को मेजर नहीं करते। ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल स्टॉर्म के हिसाब से बना होता है, मॉडर्न क्लाउड बर्स्ट से फेल हो जाता है। नाउ व्हाट आर द मिसलीडिंग रैंकिंग्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक सिटी कनेक्टिविटी मेट्रो एयरपोर्ट्स के बेसिस पर टॉप 10 लाइवेबल बन जाती है, पर उसके ड्रेन्स चोक, स्लोप्स अनस्टेबल या फॉर्मल सेटलमेंट्स फ्लड प्रोन होंगे तो वो डेटा में रिफ्लेक्ट ही नहीं होता। इन्वेस्टमेंट फिर भी वहीं हो जाता है, क्लाइमेट रिस्क इंक्रीज होता है। नो रिस्क का बर्डन पुअर लोगों पर ज़्यादा पड़ता है, जैसे कि हम जानते हैं। इंडेक्स सिटी लेवल एवरेजेस देता है, इससे रिच एरियाज सेफ दिखते हैं, पुअर सेटलमेंट्स फ्लड प्रोन होते हैं। रिच इंश्योर कर लेते हैं, पुअर लूज एवरीथिंग, मतलब क्लाइमेट रिस्क का वेट पुअरेस्ट लोगों पर शिफ्ट हो जाता है। सो वाई दिस इज़ डेंजरस? प्लानिंग, इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स, इवन स्मार्ट सिटी आइडियाज़ ग्लोबल इंडिसेस को फॉलो करते हैं। जब ये इंडिसेस क्लाइमेट चेंज को इग्नोर या क्लाइमेट रिस्क को इग्नोर करते हैं तो अगला जनरेशन ऑफ प्लानर्स भी गलत बेंचमार्क्स फॉलो कर जाते हैं। सो व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस? हमें नए मेट्रिक्स लाने चाहिए। सिटीज़ को मेजर करने के लिए क्लाइमेट प्रूफिंग इंडिकेटर्स ऐड करो। ड्रेनेज कैपेसिटी, स्लोप सेफ्टी, फ्लड प्लेन मैपिंग, ये सब उसमें आना चाहिए। नेक्स्टली लोकल रिस्क मैपिंग होनी चाहिए। सेकेंडरी टाउन्स को लाइवेबिलिटी इंडिसेस में इंक्लूड करो। नेचर बेस्ड सोल्यूशन होना चाहिए। वेटलैंड्स, मैनग्रोव्स, ओपन ग्रीन स्पेसेस को प्रोटेक्ट करो। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, डीसिल्टिंग, कलवर्ट क्लीनिंग, बिल्डिंग कोड एनफोर्समेंट को प्रायोरिटी बनाओ। ये पॉलिटिकली ब्लोलिंग काम सबसे क्रूशल होते हैं। एंड लास्टली इक्विटी फोकस, पुअर सेटलमेंट्स के लिए सेफ हाउसिंग, रेलोकेशन प्लान्स मैंडेटरी बनाओ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है नेक्स्ट पेज पे, विच टॉक्स अबाउट द इंडियाज क्रिटिकल मिनरल्स प्रॉब्लम, यानी कि हमारे पास माइनिंग है पर प्रोसेसिंग नहीं। सो मेन इशू क्या है? इंडिया मिनरल्स को डिग तो करती है बट प्रोसेस या फिर रिफाइन नहीं करती, मतलब रॉ मटेरियल बाहर भेज देते हैं और वैल्यू एडेड चीज़ें वापस इंपोर्ट करते हैं। ये इकोनॉमिक लॉस और स्ट्रैटेजिक रिस्क दोनों क्रिएट करता है। सो वाई प्रोसेसिंग मैटर्स? सोलर पैनल्स, ईवी बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स, विंड टर्बाइन, सबका बेस प्रोसेस्ड मिनरल्स होता है। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, ग्रेफाइट, सिलिकॉन एक्सेट्रा। अगर ये इंडिया में प्रोसेस नहीं होंगे तो हम डिपेंडेंट रहेंगे। तो इंडिया की करंट डिपेंडेंसी है क्या? इंडिया ऑलमोस्ट 100% लिथियम, कोबाल्ट, निकल इंपोर्ट करता है। रेयर अर्थ रिफाइनिंग भी बहुत लिमिटेड है और इससे सप्लाई चेन चाइना या ग्लोबल मार्केट शॉक से इजीली इफेक्ट हो जाती है। सो ग्लोबल रिस्क क्या है? चाइना का डोमिनेंस। चाइना 90% रेयर अर्थ और ग्रेफाइट रिफाइनिंग कंट्रोल करता है। चाइना ने अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और टाइटन कर दिए, मतलब इंडिया की सप्लाई चेन को डायरेक्टली थ्रेट है। सो व्हाट हैज़ इंडिया डन सो फार? MMDR एक्ट रिफॉर्म से माइनिंग इंप्रूव हुई है, एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस, ऑक्शंस, मिनरल्स एक्सचेंज, बट ये रिफॉर्म माइनिंग तक लिमिटेड है। प्रोसेसिंग में अभी कोई मेजर जंप नहीं देखने को मिला है। सो देर आर सम गुड न्यूज़ ऑल्सो, कुछ स्कीम स्टार्ट हुई हैं। गवर्नमेंट ने 7280 करोड़ की रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम और 1500 करोड़ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम स्टार्ट की है, बट ये फर्स्ट स्टेप है, स्केल बहुत कम है। इंडिया ऑलरेडी हैंडल्स 7 मिनरल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया कॉपर, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, टिन, टाइटेनियम, रेयर अर्थ, जर्कोनियम माइन पार्शियली प्रोसेस करता है, बट क्वालिटी या स्केल चाइना से बहुत पीछे है। सो वाई इज प्रोसेसिंग द मिसिंग लिंक? ये प्रोसेसिंग हमारा मिसिंग लिंक कैसे रह गया? माइनिंग मतलब रॉ मटेरियल और प्रोसेसिंग मतलब रियल वैल्यू। अगर प्रोसेसिंग नहीं है तो इंडिया सिर्फ रॉ सप्लायर बन के रह जाएगा और इंडस्ट्रीज बिल्ड नहीं होंगी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी, जैसे कि ब्रिटिश के टाइम पर हुआ था कि हम लोग सिर्फ सप्लायर बन गए थे रॉ मटेरियल्स की और फिर वैल्यू एडेड चीज़ें आया करती थी हमारे पास। सो व्हाट कैन बी द की सोल्यूशंस? 5 दिए हैं। पहला है इनोवेशन, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को लैब से डायरेक्टली इंडस्ट्रियल रिफाइनिंग टेक्नोलॉजीज तक पुश करना होगा। देन रिसाइकलिंग, कोल फ्लाई ऐश, रेड मड, स्टील स्लैग से रेयर मिनरल्स रिकवर हो सकते हैं रिकवरी यूनिट्स में, ना क्रिटिकल मिनरल पार्क्स में लगने चाहिए। स्किलिंग, इंडिया को नई जनरेशन ऑफ प्रोसेस मेटलर्जिस्ट चाहिए। IIT CSIR में नई ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो। डी रिस्क इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट को प्राइस गारंटीज, ऑफ टेक कमिटमेंट्स देने चाहिए ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट हो। एंड लास्टली मिनरल डिप्लोमेसी, फॉरेन पार्टनरशिप्स रॉ और नहीं बल्कि जॉइंट रिफाइनिंग पर बेस्ड हों। सो हमारे एग्जाम के लिए इससे क्या लर्निंग है? यही कि इंडिया का चैलेंज माइनिंग नहीं है, रिफाइनिंग है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और सेमीकंडक्टर्स पुश तभी सक्सेसफुल होंगी जब इंडिया प्रोसेसिंग इंडिपेंडेंस अचीव करे। ये इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल ट्रिपल एडवांटेज क्रिएट करेगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है इसी के राइट हैंड साइड में, दैट इज आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिक्स वर्सेस गवर्नेंस।
तो इशू क्या है? इशू यही है कि आंध्रा ने 2022 में डिस्ट्रिक्ट्स को 13 से 26 बनाया और 25 में फिर से बदलकर 29 कर दिया। ये दोनों चेंज ज़्यादा पॉलिटिकल प्रोमाइसेस की वजह से हुए हैं, ना कि लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग की वजह से। तो उन्होंने इसे 2 बार रीऑर्गेनाइज क्यों किया? जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट ने 2019 में प्रॉमिस किया था कि हर लोकसभा सीट की एक डिस्ट्रिक्ट होगी और 22 में ये इम्प्लीमेंट किया। 25 में चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट ने कहा कि पहले की डिवीजन में इश्यूज थे, इसलिए इसे फिर से हम रिस्ट्रक्चर करेंगे। सो प्रॉब्लम क्रिटिक्स क्या है? क्रिटिक्स बोलते हैं कि फ्रीक्वेंट डिस्ट्रिक्ट चेंजेस से कन्फ्यूजन, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्बैलेंस और पॉलिटिकल मोटिव ज़्यादा दिखते हैं। कुछ असेंबली सेगमेंट्स 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्लिट हो गए हैं जो गवर्नेंस को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। देयर आर सम स्पेसिफिक कॉन्ट्रोवर्सीज, जैसे अन्नामैया डिस्ट्रिक्ट छोटा कर दिया गया, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रेलेवेंस कम हो गई है। नेक्स्ट इज प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट का शेप डिस्टॉर्ट हो गया, मरकापुरम बनाने के चक्कर में इंपॉर्टेंट एरियाज अलग हो गए। और सबसे बड़ा इशू है हमारा पोलवरम डिस्ट्रिक्ट, बिना पोलवरम का बनाया गया, जो कि लोगों को इलॉजिकल लग रहा है। सो YSRCP का डिफेंस 2022 मॉडल। पहली वाली गवर्नमेंट का कहना था कि उनका मॉडल लोकसभा बेस्ड, मिनिमम पॉपुलेशन 15 से 20 लाख और असेंबली सीट्स फ्रेगमेंटेड नहीं है, कम से कम 2 रेवेन्यू डिविजन्स पर। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ये मॉडल जोग्राफिकल लॉजिक, कल्चरल लिंकेजेस और डिस्टेंस को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को इग्नोर करता है। नेक्स्ट आता है कि नायडू गवर्नमेंट का 2025 मॉडल कैसा है? पहला वाला अगर वैसा था तो नायडू गवर्नमेंट कह रही है कि नया जो मॉडल है वो ट्राइबल एरियाज, ड्रॉट प्रॉन बेल्ट्स और लोकल गवर्नेंस एम्पावरमेंट के लिए बना है। ये फ्यूचर में असेंबली डिलिमिटेशन के लिए भी हेल्पफुल होगा। बट क्रिटिक्स कुछ और कह रहे हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि पहले रिस्ट्रक्चर में भी सेम प्रोमिसेस थे, एक्सेसिबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, बैलेंस डेवलपमेंट, पर इम्प्लीमेंटेशन वीक था। क्लियर क्राइटेरिया भी पब्लिकली नहीं बताया गया। नेक्स्ट इशू आ जाता है कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाना महंगा है। नए कलेक्टर ऑफिसेज, पुलिस हेडक्वार्टर्स, कोर्ट्स, न्यू स्टाफ हायरिंग, रिकॉर्ड्स, लैंड, रेवेन्यू, वेलफेयर सब अलग करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा। अगर पैरेलल में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं है तो नए डिस्ट्रिक्ट सिर्फ मैप चेंज बन जाएंगे, रियल डिसेंट्रलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। सो बड़ा सवाल क्या है? व्हाट इज़ द बिग क्वेश्चन और द बिग पिक्चर? द बिग क्वेश्चन इज डिजिटल गवर्नेंस के टाइम में जहाँ सब ऑनलाइन हो रहा है, क्या ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स बनाना रियली ज़रूरी है या सिर्फ पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है? सो व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस एंड द कंक्लूजन? सो न्यू डिस्ट्रिक्ट्स तभी सक्सेसफुल होंगे तब जब एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी स्ट्रांग हो, प्रॉपर स्टाफिंग हो और बजट्स हों, ट्रांसपेरेंट डिजिटल सिस्टम हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो एंड नॉट जस्ट मैप्स किया जाए। अदरवाइज फ्रीक्वेंट चेंजेस से गवर्नेंस इंप्रूव नहीं होता और सिर्फ पॉलिटिकल मैप्स बदलते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट एडिटोरियल इज फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एंड द बैंक लॉसेस। वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। सो इशू क्या है? इशू है कि इंडिया के फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड करके इंडिया से भाग गए, उन पर टोटल 58,000 करोड़ का ड्यू था और इनमें से सिर्फ 33% रिकवर हुआ है। तो पहला सवाल है कि ये FEO यानी कि फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स का मतलब क्या है? ये वो होता है जो इंडिया में फाइनेंशियल फ्रॉड करके कंट्री से भाग जाते हैं और वापस नहीं आते ताकि केस और अरेस्ट से बच सकें। सो देर आर सम की नंबर्स वही कि टोटल ड्यू 58,000 है, जिसमें कि प्रिंसिपल अमाउंट 26 प्लस है, इंटरेस्ट 31 प्लस है और रिकवरी सिर्फ 19,000 हुई है, यानी कि 1/3। अब कितने लोग FEO डिक्लेयर हुए? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हिसाब से 15 लोग FEO डिक्लेयर हो चुके हैं। इनमें से 9 लोगों का फ्रॉड अमाउंट बहुत बड़ा है। सो बैंक्स का लॉस होता है इस वजह से। सबसे ज़्यादा ड्यूज़ जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिले, मोर देन 22,000 करोड़। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक और फिर बैंक ऑफ इंडिया। सो रिकवरी का प्रोसेस क्या है, परफॉर्मेंस क्या है? SBI का रिकवरी रेट हाईएस्ट रहा 52%, मेनली विजय माल्या अकाउंट के लिक्विडेशन की वजह से। बाकी बैंक्स का जो रिकवरी है वो 40% से भी कम है। टॉप 3 ऑफेंडर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं विजय माल्या, 27,000 करोड़ उनका ड्यू है, रिकवरी 56,000 हुआ। देन आता है संदेशरा फैमिली विच इज स्टर्लिंग ग्रुप, इनके ड्यूज़ हैं, ये सेकंड हाईएस्ट हैं और रिकवरी सिर्फ 17% हुई है। एंड थर्ड है नीरव मोदी, जिनकी रिकवरी सिर्फ 7% हुई है। सो इस वजह से बैंक्स की एक्सपोजर हो गई है। माल्या सबसे बड़ा SBI को नुकसान दिया, नीरव ने सबसे ज़्यादा PNB का नुकसान किया, दैट बिकेम द PNB फ्रॉड केस, एंड संदेशरा ने मल्टीपल बैंक्स इन्वॉल्व हैं। सो UPSC और UPPCS के लिए या बाकी स्टेट एग्जाम्स के लिए क्या लर्निंग है? यही कि फ्रॉड और एस्केप की वजह से बैंकिंग सिस्टम वीक होता है और NPAs यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते हैं, पब्लिक मनी का लॉस होता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटन होती है। तो सॉल्यूशंस क्या होंगे? सबसे पहले स्ट्रिक्टर प्रिवेंशन यानी कि लार्ज लोन्स के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, स्ट्रॉन्ग ड्यू डिलिजेंस हो,
FAO एक्ट इन्फोर्समेंट हो, एसेट्स को जल्दी सीज और ऑक्शन करो, लीगल डिलेज रिड्यूस करो। नेक्स्ट इज ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, कंट्रीज़ को साथ एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट्स का स्ट्रॉन्ग करो, बाकी कंट्रीज़ के साथ भी हमारे एग्रीमेंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देन बैंक रिफॉर्म्स, क्रेडिट डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी, फ्रॉड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, AI टूल्स वगैरह यूज़ होने चाहिए। एंड लास्टली अर्ली वार्निंग सिस्टम, लार्ज बोरोवर्स को हाई रिस्क फ्लैग करो बिफोर द डिफ़ॉल्ट। और इसी के साथ हमारे 4 दिसंबर 2025 के सारे एडिटोरियल्स को हमने सिंप्लीफाई किया है ऑन बोथ द पेजेस। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो कल फिर आएंगे हम नेक्स्ट डे के साथ, नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ। टिल देन स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।